अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम जो है सेक्शन नंबर 10 से ऑनवर्ड चलेंगे। सेक्शन नंबर जो हमारे पास 10 है वो बात किस चीज़ की करता है, वो हमारे पास बात करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। सेक्शन नंबर 10 कुछ कंडीशंस बताता है, जिन कंडीशंस पर जाकर आपका कोई भी एग्रीमेंट कन्वर्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब देखें, हमने प्रीवियसली बात की थी किस चीज़ के बारे में कि आपके सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दील नहीं होते। अब इसके अंदर सेक्शन नंबर 10 से रिलेटेड एक घिसा पिटा फिक्रा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। वो ये कहता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन सारे के सारे आपके जो भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने प्रीवियसली आपको एक चीज़ बताई थी, एक टॉपिक बताया था कि जो आपके एग्रीमेंट्स हैं अगर वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको, वो पॉइंट क्लियर हो गया कि आपका कोई भी एक एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वाइड एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना। तो ये फिक्र आपको इस तरीके से क्लियर हुआ। लेकिन सेक्शन नंबर 10 फर्दर इसको इलोबरेट करता है कि इस सूरत में सेक्शन नंबर 10 हमारे पास एक कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है। वो ये कहता है कि जो भी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। अगर आपका जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कब होगा, जब वो इफ इट इज मेड बाय फ्री कॉन्सेंट। अब ये कॉन्सेंट क्या है, फ्री कॉन्सेंट क्या है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्सेंट होती है रजामंदी और फ्री कॉन्सेंट होती है दिल से रजामंदी। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, या फिर चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट था, उसको मैंने कहा कि मुझे जो है आपकी चाय पीनी है। अब जिसको मैं कह रहा हूँ वो समझ रहा होगा। अब मैंने उसको क्या कहना कि मुझे आपकी चाय भी पीनी है, मुझे आपसे खाना भी खाना है, और मुझे आपसे जो है कोई एक मखसूस चीज़ जो है, जो सखाफ़त है आपके एरिया की, मुझे वो चीज़ चाहिए। अब कहने को तो समझ रहे होंगे आप मैं किसको कह रहा हूँ। अब कहने को ये इमोरल बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब उसने कंसेंट तो दी, कंसेंट से वो चीज़ लेके भी आ गया, उसने मेरी दावत भी कर दी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी कंसेंट है, फ्री कंसेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, वो दावत तो कर रहा है, वो बैठकर वो चीज़ मुझे, उसने जो भी सकाफ़ती चीज़ जो भी दी उसने, वो अपनी मर्ज़ी से दी, लेकिन दिली ख्वाहिश से नहीं दी। दिली ख्वाहिश से वो तब देता जब वो मेरे कहे बिना मुझे वो चीज़ प्रेज़ेंट करता, मेरे कहे बिना वो चीज़ वो ला के देता। तो फ्री कंसेंट क्या होता है, जब आप दिल से किसी को कोई चीज़ दें। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ आप मुझे अपना मोबाइल दें। अब आपका और मेरा जो ताल्लुक़ है वो क्या है, एक टीचर और स्टूडेंट का ताल्लुक़ है। यहाँ पर आपका बनता नहीं है क्या मैं आपसे एक मोबाइल ही ले लूँ परमानेंटली। आप दे तो देंगे कि आप चलो सर आप टीचर हैं हमारे, लेकिन अपनी दिल की रज़ामंदी से नहीं देंगे। तो जो दिल की रज़ामंदी है उसको फ्री कंसेंट कहा जाता है, और जो सिर्फ़ रज़ामंदी है उसको कंसेंट कहा जाता है। मिसाल मैंने दी है, अगर माइंड में आ गई हो आपके तो हो सकता है आप हँस रहे हो। ख़ैर, अच्छा उसके बाद क्या है, फ्री कंसेंट के साथ उसके बाद सेकेंडली वो जो है आपकी क्या हो, दे मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो दोनों पार्टीज आपस में बैठ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट हों। एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के दरमियान हो, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होंगी, मिसाल के तौर पे
मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ, दोनों पार्टीज़ मेजर हैं, दोनों पार्टीज़ साउंड माइंड हैं, चीज़ों को समझ सकती हैं, उसका दुरुस्त जवाब दे सकती हैं, और उनके एनआईसीज़ बने हुए हैं, वो मेजर हैं, वो हर चीज़ को समझ रहे हैं और अपने होश व हवास में कोई भी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो हो गए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अ लॉफुल कंसिडरेशन, और जो कंसिडरेशन हो वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि मुआवजा जो है वो लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन है हमारी लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्रीमेंट हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्रीमेंट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है या मोबाइल के ऊपर हो रहा है, मोबाइल के ऊपर एग्रीमेंट आपका लॉफुल होगा जब वो मोबाइल पीटी अप्रूव होगा, जब वो मोबाइल चोरी का नहीं होगा। अगर वो मोबाइल चोरी का हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट ही आपका अनलॉफुल हो गया, तो फिर वो एग्रीमेंट रहेगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और कानून ने उसको वाइड डिक्लेयर ना किया हो। अगर कानून ही उसको वाइड डिक्लेयर कर देगा तो वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसी तरीके से फिफ्थ क्या है? नॉट डिक्लेयर्ड वाइड एक्सप्रेसली। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही था। अब सेक्शन नंबर 10 अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ जाता है तो वहां पर क्या सिर्फ आप सिर्फ सेक्शन नंबर 10 लिखेंगे? आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 11 भी, 12 भी और 13 भी। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 11 बात करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखें, सेक्शन नंबर 10 ने बताया टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 11 ने क्या बताया? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कि जो पार्टीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है, वो कब कब कॉम्पिटेंट हैं कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वहां पर ये कह रहा है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। क्या हो? एज ऑफ मेजोरिटी। अब एज ऑफ मेजोरिटी कितनी होगी? देखें, एज ऑफ मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो वैसे 18 ईयर्स है, और अगर आप जो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट की बात करें तो 21 ईयर्स है। अब ये 18 ईयर्स 21 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेंशन है कि 18 साल नहीं, अगर आपका एक गार्डियन है, एक बच्चा किसी की सरपरस्ती में है तो वो जो है 21 ईयर्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। उसके बाद क्या है? साउंड माइंड होना उसका ज़रूरी है। साउंड माइंड and not disqualified from contracting of any law which is subject, not disqualified, not disqualified by law from contracting। वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि अगर मिसाल के तौर पे उसका दिवालिया ना निकल गया। अब ये दिवालिया क्या होता है? दिवालिया ये कि अगर मैंने जो अपीयरेंस, जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, ये खुद के मेरे ना हो, मैं इतना गरीब हो चुका हूँ, इतना गरीब हो चुका हूँ कि मेरे पास रहने की जगह भी ना हो, मेरे खुद के कपड़े भी ना हो जो मैंने पहने हुए हैं, इतना गरीब, दिवालिया। उसके बाद क्या है? सेक्शन नंबर 12 की बात करता है व्हाट आर ऑफ साउंड माइंड ऑफ द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन नंबर 12 ने बात की किस चीज़ के बारे में? अब यहाँ से ही बात आ गई ना। देखें, सेक्शन नंबर 12 किस चीज़ की बात कर रहा है? साउंड माइंड की। हु आर साउंड माइंड। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि साउंड माइंड वो शख्स होगा जो एट द पर्पस, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग उस चीज़ को समझ सक रहा हो। अगर मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा शख्स है जो कि जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, या फिर जिसको पर्टिकुलर एक ऐसी लेप्सोटॉप्सी, या फिर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें उसको दौरे आते हैं, जिस वक्त उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो उस टाइम में अपने होशो हवास में था। तो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो अपने होशो हवास में है, तो वो शख्स
साउंड माइंड है। कोई ऐसा शख्स है जो हर वक्त ही पागल रहता है, लेकिन जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम वो अपने होशो हवास में था। किस तरीके से? कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पागल होते हैं जो कि 24 घंटे पागल हैं। अब कोई ऐसा पागल है जो कि साउंड माइंड के फिक्रे में ही नहीं आता दूर दूर तक, यानी कि वो एक वक्त, एक टाइम, एक सेकंड के लिए भी अपने होश हवास में नहीं है, तो वो तो अनसाउंड माइंड है। वो क्या है? अनसाउंड माइंड। लेकिन कुछ ऐसे पागल भी, कुछ ऐसे अनसाउंड माइंड भी आपने देखे होंगे जो कभी कभी सही हो जाते हैं और तकरीबन पागल रहते हैं। तो जो कभी कभी सही हो जाते हैं वो भी साउंड माइंड के फिक्रे में आ सकते हैं। किस सूरत में? कि जब वो साउंड माइंड थे तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब वो अनसाउंड माइंड थे तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक हो गया? सेक्शन नंबर 12 ने हमें इस चीज़ की बात की। उसके बाद सेक्शन नंबर 13 किस चीज़ की बात करता है? कॉन्सेंट डिफाइंड। कॉन्सेंट। अब सेक्शन नंबर 13 बात करता है कि कॉन्सेंट क्या है। कॉन्सेंट का मतलब ये टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यहां पर आपने जो वर्ड याद रखना है वो रखना है मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या है? कि मैं आपको कोई काम करने के लिए कहूँ और आप वो काम करें। अब आइदर वो काम आप जो है मेरे प्रेशर में आके करें, मैं आपसे डोमिनेंट हूँ उस सूरत में करें, लेकिन मीटिंग ऑफ माइंड है यहाँ पर। मीटिंग ऑफ माइंड है, इट मीन्स कि आप मेरी बात को एक्सेप्ट करके वो काम कर रहे हैं, तो वो आपका साउंड माइंड, वो आपका कॉन्सेंट, आपने अपनी कॉन्सेंट रजामंदी दे दी। उसके बाद सेक्शन नंबर 14 किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है फ्री कॉन्सेंट की। फ्री कॉन्सेंट डिफाइंड, कि आपकी जो कॉन्सेंट है वो फ्री कब होगी। कोई भी आपकी जो कॉन्सेंट, आपकी रजामंदी फ्री कब होगी? जब वो कोर्जन से अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से फ्री हो। अब ये कोर्जन क्या है? कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर लास्ट में आपके आ जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ। देखें कोर्जन क्या है? कोर्जन का मतलब ये कि जहनी दबाव या फिर जो है प्रेशराइज करके मैं आपसे कोई भी काम करवा लूँ। उसके बाद फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। मैंने जानते बूझते हुए आपको एक चीज़ सेल की, आपके साथ एक ऑब्जेक्ट पर एग्रीमेंट किया, आपने अपनी कॉन्सेंट दे दी, अपनी रजामंदी दे दी, आपके नॉलेज में बात नहीं थी कि मैं आपके साथ फ्रॉड करने वाला हूँ। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रॉड कहते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये कि मैं आपके ऊपर डोमिनेंट हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, आप हर बात मेरी मानेंगे, किसमें? रिस्पेक्ट में। तो आप जब रिस्पेक्ट में मेरी कोई भी बात मान रहे हैं, यहाँ पर क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जो मेरा रुतबा है वो अनड्यू है। उसके बाद क्या है? उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको दिखाई कुछ और चीज़ और दी आपको कोई और चीज़। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ मैं आपको एक लेमोजिन गाड़ी दूंगा इतने अमाउंट में, मैं आपको लेमोजिन गाड़ी तो देता हूँ, लेकिन लेमोजिन गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स थे वो स्पेयर पार्ट्स उस लेमोजिन गाड़ी के नहीं होते। तो वो क्या है? वो मिसरिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको रिप्रेजेंट कोई और चीज़ की और दी आपको कोई और चीज़। उसके बाद क्या है? मिस्टेक। मिस्टेक मतलब गलती। या तो गलती कोई ऐसी गलती हो जो कि कानून के अंदर गलती हो, या फिर गलती कोई ऐसी गलती हो जो कि पार्टीज़ की तरफ से गलती हुई हो। तो अगर इन सब चीज़ों से कोई भी चीज़ सेव होती है तो वो आपकी आ जाती है फ्री कॉन्सेंट में। और जो कॉन्सेंट है वो क्या है? सेक्शन नंबर 13 हमें कहता है कि कॉन्सेंट मतलब ये कि आप अपनी रजामंदी दे रहे हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है। अब कॉन्सेंट क्या है? कॉन्सेंट हमने समझा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 15 कॉर्जन। अब सेक्शन नंबर 15 ने किसको बताया? कॉर्जन को। कॉर्जन। अब ये कॉर्जन क्या है? सेक्शन नंबर 15 हमें कहता है कि कॉर्जन इज द कमिटिंग ऑफ थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी। थ्रेट करना, जहनी दबाव करना, किसी को
जो है डरा धमका कर, किसी को डरा धमका कर, प्रेशराइज कर कर, पिस्टल रख कर अगर मैं कोई भी एग्रीमेंट करवाता हूँ, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, क्योंकि वो पीपीसी के, पाकिस्तान पेनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान के अगेंस्ट है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएं आपके सेक्शन नंबर 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन नंबर 16 किस चीज़ की बात करता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16 सिंपली हमें यही बताता है कि जो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन, देखें यहाँ पर क्या कह रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, वेयर द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, जो पार्टीज के दरमियान का जो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है? इज डोमिनेंट। इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? डोमिनेंसी की बात हो रही है, कि जो आपकी पार्टीज के अंदर यहाँ पर क्या कह रहा है? डोमिनेंट द विल ऑफ द अदर एंड यूजेस दैट द पोजीशन टू ऑब्टेन अनलॉफुल एडवांटेज। किस चीज़ की वर्ड देखें, वर्ड क्या है? वर्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? डोमिनेंट। आप इसकी एग्जाम्पल यही ले लें कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ये बाइक कितने की ली आपने? आप कहते हैं सर मैंने लिए 1.5 लाख की। मैं कहता हूँ मुझे 1 लाख में दें। आप कहते हैं सर 1.5 लाख की चीज़ मैं आपको 1 लाख में कैसे दे सकता हूँ? मैं कहता हूँ मुझे चाहिए, बस पेपर में पास होना है, नहीं होना। आप कहते हैं ठीक है सर दे देता हूँ। अब आपने क्या किया? अब आपने वो 1.5 लाख की चीज़ अपना नुकसान करके, अपना लॉस करके मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं आपसे डोमिनेंट हूँ, मेरा आपका रिलेशन क्या है? मेरा आपका रिलेशन जो है डोमिनेंसी में आ जाता है, इस वजह से आप मुझे वो चीज़ उतने में दे रहे हैं। तो जब आप मुझे वो चीज़ उतने में दे रहे हैं डोमिनेंसी की वजह से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैंने अपनी डोमिनेंसी को यूज़ करके, आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस करके आपसे वो चीज़ उतने में ली। आपने कॉन्सेंट दी, बट कॉन्सेंट वाज नॉट फ्री। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 बात करता है फ्रॉड के बारे में। अब ये फ्रॉड क्या है? फ्रॉड का मतलब ये है कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फ्रॉड के अंदर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर आप फ्रॉड को देखें, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, कि फ्रॉड जो है वो फॉलोइंग एक्ट्स के अंदर आ जाता है। कौन कौन से एक्ट्स हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट विच आर कन्वीनियंस बाय हिज एजेंट, के फ्रॉड वो खुद भी कर सकता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो जिस शख्स को आगे कर रहा है वो भी कर सकता है। विथ इंटेंट्स टू डिसीव another party, agent induces suggestion or active concealment of fact or one having knowledge or belief of that fact। वर्ड क्या याद रखते हैं? देखिए वर्ड्स ही कानून के अंदर, लॉ के अंदर जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स ही ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने अगर वर्ड्स याद कर लिया, आपको डायरेक्ट की वर्डिंग याद होगी। आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम देते हैं, वहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स आपको याद हो जाते हैं, आप पूरे के पूरे उसके वर्ड्स के ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हैं। क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट आगे क्या कह रहा है कि बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ दैट एक्ट, के उसके नॉलेज में ये बात थी कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ इसके साथ, लेकिन अगले के नॉलेज में ये बात नहीं थी, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्रॉड कहा जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर जो 18 है वो क्या करता है? मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। सेक्शन नंबर 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है और कोई भी चीज़ मिस रिप्रेजेंट किस तरीके से होती है? यहाँ पर ये कह रहा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स और इंक्लूड्स द पॉजिटिव assertion in a manner not information of the person making it which is not true through it believes it to be true, which is not true जो सच नहीं है लेकिन it believes to be true, उसको दिखाता है कि यही सच है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक डमी दिखाता हूँ किसी भी मोबाइल की और मैं कहता हूँ ये आईफोन है, आप क्या कहते हैं कि ये आईफोन नहीं है। मैं कहता हूँ ये आईफोन है, मैं आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं आपको उस ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा हूँ? मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसको क्या कहा जाता है? मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या है? काज हाउएवर इनोसेंट मिस्टेक,
innocently by a party of the agreement to make a mistake have of the thing which subject to the agreement, कि इसको आप इनोसेंट मिस्टेक ऑफ द फैक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 है वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट फ्री कंसेंट हैं वो वाइडेबल हैं। वो वाइडेबल किस तरीके से हैं कि आप उसको चाहें तो आगे चल के वाइड करवा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप उसको वाइड नहीं करवा सकते। देखें अभी टाइम बहुत है आपके पास एग्जाम्स में, तो आप एक एक सेक्शन को इन डिटेल पढ़ें। इन डिटेल पढ़ने के साथ साथ जो मैंने नोट्स शेयर किए उन नोट्स को भी एक दफ़ा रीड आउट करें। सेक्शन नंबर 19 बहुत ही सिंपल है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विदाउट फ्री कंसेंट हुआ है, आप चाहें आपकी रजामंदी से वो कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें, वाइडेबल है, आप चाहे तो उसको वाइड करवा सकते हैं और ना चाहें तो ना करवाएं। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 ने बात की एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक इज द मैटर ऑफ फैक्ट, के कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों पार्टीज क्या हैं, दोनों पार्टीज अंडर द मिस्टेक हैं। अब सेक्शन नंबर हम 20 से ऑनवर्ड चलते हैं। सेक्शन नंबर 20 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 20 क्या बात कर रहा है कि दोनों पार्टीज अंडर द मिस्टेक हैं। अब ये अंडर द मिस्टेक क्या है? एग्रीमेंट्स वाइड क्या है? एग्रीमेंट्स क्या है? वाइड हैं। एग्रीमेंट्स वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। वो एग्रीमेंट्स वाइड हैं जहां पर दोनों पार्टीज मिस्टेक में हैं। किस तरीके से कह रहा है कि वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर द मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वाइड, कि जहां पर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी मिस्टेक कर रही है एग्रीमेंट के दौरान या एग्रीमेंट से पहले, जो उनके रिक्वायरमेंट्स थे वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही जानते बूझते हुए, या उनकी नॉलेज में बात नहीं है, तो क्या होगा? तो वो एग्रीमेंट क्या है? वो एग्रीमेंट वाइड है। वर्ड क्या यूज है? पार्टीज टू एग्रीमेंट। अब देखें पार्टीज टू एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टीज टू एग्रीमेंट के यहाँ पर कौन सी अब ये पार्टीज कौन सी आ गई? जो आपकी दोनों पार्टीज ए और बी, जो भी पार्टीज आपकी एग्रीमेंट कर रही हैं उसको हम पार्टीज टू एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है, जो इंक्लूड हैं उस एग्रीमेंट के अंदर। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेक्शन नंबर 21 इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अब ये इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पर ये कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइडेबल नहीं है बिकॉज इट वाज काज्ड बाय अ मिस्टेक, क्योंकि वो मिस्टेक के जरिए से, गलती से जो है मिस्टेक के जरिए से हासिल किया गया था। एज टू एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान बट अ मिस्टेक विच इज नॉट इन्फोर्स इन पाकिस्तान द सेम इफेक्ट इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जो इफेक्ट आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होगा वही मिस्टेक आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसाल के तौर पे ए और बी दोनों आपस में क्या करते हैं? दोनों आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। अब बी को उस एक पर्टिकुलर जो भी आपका सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं था, जो ए उसको सेल करने जा रहा है, जो ए ने उसके साथ एग्रीमेंट किया है बी के साथ। तो फैक्ट के अंदर नॉलेज ना होना ये तो दूसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि जो हकीकत है वो छुपी या फिर मिस्टेक हो गई किसी भी हकीकत को समझने में। ए ने कहा मैं आपको
20 में दूंगा। अब 20 वो समझो 20 लाख, लेकिन चीज़ तो 20 करोड़ की थी। तो यहाँ पर क्या है, हकीकत को समझने की गलती, उसको कहा जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसके बाद मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कि कानून के अंदर कोई और बात लिखी थी और आपने उसको कोई और बात समझी। तो यहाँ पर एक जो है डॉक्ट्राइन भी यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं इग्नोरेंस टू लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़। इग्नोरेंस टू लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़। अब ये इग्नोरेंस टू लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़ का मतलब क्या है? देखें, जिस वे से मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस वे से आप जो है यूट्यूब पे चले जाएं, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं एक एक सेक्शन को इंटरलिंक कर रहा हूँ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर इग्नोरेंस टू लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज़ का मतलब ये, मिसाल के तौर पे आपने जिसके साथ एग्रीमेंट किया, अब जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक थी या वहाँ पर कानून ने कहा था कि इसको अगर कोई भी शख्स एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा तो उसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। अब आप फुलफ़िल नहीं करते, आप कहते हैं मैं मुझे तो कानून का पता ही नहीं था। तो कानून कहता है कि आपको कानून का पता नहीं था, ये कानून की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे उस वक़्त उस चीज़ की नॉलेज होना आपकी ज़िम्मेदारी थी। अब आपने उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं समझी, अब आपने उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं समझी, ये किसकी गलती है? ये आपकी गलती है, कानून की गलती नहीं है। उसके बाद क्या आ जाते हैं? उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 22 की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट्स caused by mistake of one party as to matter of fact. Section number 22, contracts caused by mistake of one party as to matter of fact. सेक्शन नंबर 22 सिंपली बात करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल मेयरली बिकॉज, अ कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो वाइडेबल नहीं है मेयरली बिकॉज was caused by one party being under the mistake as to matter of fact. तो आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी की गलती की वजह से दुरुस्त नहीं हुआ, दूसरी पार्टी की उसमें कोई गलती नहीं थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक पार्टी की गलती है और एक पार्टी की गलती नहीं है तो वो वाइडेबल नहीं है। अब ये वाइडेबल वाइड क्या है, ये हम डेफिनेशंस क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट, कि आपके कहाँ कहाँ पर जो कंसिडरेशन है लॉफुल है और कहाँ पर नहीं है। 23, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लाफुल, कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और कंसिडरेशन है कहाँ पर लाफुल है और कहाँ पर नहीं है। तो ये कह रहा है कि अ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जो आपका ऑब्जेक्ट है या फिर कंसिडरेशन मुआवजा है किसी भी एग्रीमेंट का, इज लाफुल, वो लाफुल कब होगा? अनलेस, अगरचे वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, किसी भी कानून ने उसको जो है गैर कानूनी करार नहीं दिया है, इज of such a nature that it permits it would defeat the provision of any law, या वो किसी भी कानून के किसी भी एक पर्टिकुलर एक सेक्शन की वायलेशन करे, कानून की खिलाफ वर्जी करे, तब भी वो जो है क्या अनलॉफुल होगा। उसके बाद इस फ्रॉडुलेंट, उसके अंदर फ्रॉड आ जाए, ठीक है, इन्वॉल्व्स एनी इम्प्लाइड इंजरी टू द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर वो जो है इंजर करे किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी को इंजर कर दे या फिर किसी की रेपुटेशन को इंजर कर दे। द कोर्ट रिगार्ड्स एज इमोरल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ चला जाए। तो मतलब कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी का मतलब ये कि वो लोगों के खिलाफ चला जाए, तो वो जो है अनलॉफुल होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? वो लॉफुल होगा, उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होगा। उसके बाद क्या है? सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 कह रहा है एग्रीमेंट्स वाइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। एग्रीमेंट्स वाइड इफ consideration and objects
एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। सेक्शन नंबर 24 क्या कह रहा है कि इफ द पार्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्सिडरेशन, कोई भी कॉन्सिडरेशन है उसमें से कोई भी एक सिंगल कॉन्सिडरेशन जो है क्या है, अनलॉफुल है, of the one or more objects or any one or any of the several consideration for the single object is unlawful, the agreement is void। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक एग्रीमेंट के अंदर जो है दो तीन चीज़ों का एग्रीमेंट किया। मिसाल के तौर पे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस दी। अब क्या हुआ कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो टर्म्स एंड कंडीशंस सारी सही थी, उसमें से एक ऐसी टर्म थी, एक ऐसी कंडीशन थी जो कि बियॉन्ड द लॉ थी, या फिर जो है जिसकी कंसिडरेशन क्या थी, अनलॉफुल थी। तो जब कोई भी एक जो है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्रीमेंट का कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल हो जाए इन पार्ट, तो फिर वो सारा का सारा आपका एग्रीमेंट क्या है, वाइड है। उसके बाद ये कह रहा है कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। यहाँ पर देखें कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्रीमेंट के लिए, लेकिन जनरल रूल ने ये कहा एग्रीमेंट वाइड इफ देयर इज़ नो कंसिडरेशन। अगर आपका कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा तो वहाँ पर आपका एग्रीमेंट वाइड है, वो एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन उसकी एक्सेप्शन, उसकी रियायत, मुस्तस्ना भी मौजूद होती है। कानून के अंदर मुस्तस्नियात भी बहुत हैं, यानी कि कानून के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। एक घिसा पेटा फिक्रा मैं आपको सुनाता हूँ कानून का। वो क्या है, वो ये कहता है वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। जहाँ पर जनरल रूल है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ आगे चल के कानून के अंदर कोई ना कोई रेमेडी भी आपको मिल जाएगी। तो खैर यहाँ पर जनरल रूल ये कहा एग्रीमेंट वाइड, या फिर जो है आपका एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा अगर उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी। तो इसकी एक्सेप्शन क्या है कि कंसिडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर वो आपका एजेंसी में है। सेक्शन 185 उसकी एक्सेप्शन है। और आप जब किसी को हिबा गिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर भी आपकी जो है कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 कह रहा है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड, कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो विदाउट कंसिडरेशन क्या होंगे, वो वाइड हो जाएंगे। वाइड अनलेस इट इज़ रिटन एंड रजिस्टर्ड, हत्ता कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, रिटन नहीं है, तो फिर वो क्या है, वो वाइड हैं। और इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, या फिर वो कंपनसेट करने के लिए कुछ हो चुका है उसके लिए है। या फिर जो है प्रॉमिस डेप्ट बार्ड बाय एनी लिमिटेशन लॉ, या फिर उसके ऊपर किसी भी लिमिटेशन एक्ट की कोई भी एक प्रोविजन है जो उसको बार कर रही है कि उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। लिमिटेशन क्या है, जो बताता है कि यहाँ इस टाइम तक आप ये काम कर सकते हैं, उसके बाद ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 26। 26 क्या कहते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, के मैरिज के बीच में यानी कि शादी के बीच में कोई मुदाखलत करना, उसका कोई एग्रीमेंट होगा तो वो जो है क्या है, वाइड है। किस तरीके से, ये कह रहा है कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वाइड। यहाँ पर देखें बात क्या हो रही है कि अगर आप किसी की शादी को रुकवाने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, वो वाइड है। लेकिन ये तो जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है माइनर। माइनर किस तरीके से, अगर आप बच्चे की शादी रुकवाते हैं तो आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट उसको वैसे ही रोक रहा है कि एक बच्चे की शादी नहीं हो सकती जो कि नाबालिग है। उसके बाद 27 ने क्या कहा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप ट्रेड कोई भी तिजारत, किसी के तिजारत को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपका वाइड है। उसके बाद 28 क्या कहता है, 28 कहता है हमें, अच्छा यहाँ पर ये भी एक जनरल रूल है। इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप अपनी गुडविल की वजह से आप किसी का कोई कारोबार रुकवा रहे हैं तो वो
एग्रीमेंट वाइड नहीं है। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे आपकी एक गुडविल है, आपका एक नाम है, आपका एक मर्तबा है, आपकी एक ऐसी शॉप है जो पूरे के पूरे इलाके, पूरे के पूरे सिटी में मशहूर है और आपने उसकी गुडविल ली हुई है, आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसका नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता और आपके सामने वो दुकान खोल ले जो कि आपका नाम भी यूज़ कर रहा है, लोग तो ये समझेंगे कि आपकी अपनी दुकान है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एग्रीमेंट करवा सकते हैं उसके कारोबार को रुकवाने का। उसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 28। 28 क्या कहते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड। कि आप किसी की लीगल प्रोसीडिंग यानी कि कोर्ट की कोई कार्रवाई रुकवाने के लिए अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या है, वो आपका वाइड है। यहाँ पर ये जनरल रूल है, लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन मौजूद है। एक्सेप्शन क्या कहती है, एक्सेप्शन कहती है सेव इन द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द आर्बिट्रेशन दैट मे बी अराइजन, सेव इन द कॉन्ट्रैक्ट रेफर क्वेश्चन हैविंग ऑलरेडी अराइजन। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप जो है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग रुकवा सकते हैं अगर आप कि एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लास मौजूद है। आर्बिट्रेशन क्लास क्या होती है, सालसी अदालत। सालसी अदालत, पंचायत की अदालत का कोई भी एक क्लास मौजूद है, अगर आप उसकी तरफ जाना चाहें तो आप लीगल प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं। उसके बाद आ जाएं सेक्शन नंबर 29, एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। अभी अनसर्टेनिटी वर्ड क्या, अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, जिसकी मीनिंग सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो आपका एग्रीमेंट क्या है, वाइड है। जो सर्टेन यकीनी नहीं है, गैर यकीनी है, तो वो क्या है, आपका एग्रीमेंट वाइड है। उसके बाद 30 आज का लास्ट सेक्शन, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वाइड। बाय वे ऑफ वेजर का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आप किसी भी जुए वगैरह, 30 के अंदर सिंपल ये बात की जा रही है, बाय वे ऑफ वेजर। बाय वे ऑफ वेजर का मतलब यही होता है कि आप जुए वगैरह, शर्त वगैरह की बुनियाद पे अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो आपका एग्रीमेंट क्या है, वो आपका एक एग्रीमेंट वाइड है। वो क्या है, ए बिनिशो वाइड है। तो आज हमने सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये कौन कौन से सेक्शंस डिस्कस किए कि आपका जो कंसिडरेशन है वो कब लाफुल होगा, कब लाफुल नहीं होगा। उसके अलावा हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ की डिस्कस किया, और उसके साथ ही साथ हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि साउंड माइंड कौन होता है और साउंड माइंड कौन नहीं होता, मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है, और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। इसके अलावा हमने क्या चीज़ डिस्कस की, एग्रीमेंट्स वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 22, कॉन्ट्रैक्ट्स काज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है, और व्हाट कंसिडरेशन आर एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल, के कौन से कंसिडरेशन आपके जो है लॉफुल हैं और कौन से अनलॉफुल हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू, लेट्स